गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं सत्येंद्र सर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग ओ लेवल में, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ओ लेवल M3R5 पाइथन लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 4 आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जिस चैप्टर नंबर 4 का नाम है ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस एंड पाइथन स्टेटमेंट। अगर मैं बात करूं तो इस चैप्टर में आज हम पहला लेक्चर पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक थंबनेल आपको दिख रहा होगा जिसमें ऑपरेटर और इट्स टाइप हम पढ़ेंगे, ऑपरेंड्स पढ़ेंगे, एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। और अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारे एप्लीकेशंस बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी से आप डाउनलोड करके बाय नाउ कर सकते हैं, जिसमें M1, M2, M3, M4 सभी की क्लासेस चल रही हैं। प्रैक्टिकल भी आपको मिल रहे हैं, एमसीक्यू भी आपको मिल रहे हैं, पीडीएफ भी नोट्स दिए जा रहे हैं। और ध्यान रहे, अगर आप ओ लेवल तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमने यहाँ प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें पाइथन के चैप्टर 3, चैप्टर 2 और चैप्टर 1 को मैंने पब्लिक पढ़ाया है, आप सभी को मैंने बताया है, तो वहां से आपको वीडियो मिल सकता है। तो लेट्स स्टार्ट, हम चलते हैं आज की क्लास पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हम पाइथन प्रोग्रामिंग में चैप्टर 4 में लेक्चर 1 पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर 1 में कि ऑपरेटर क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, देखिए मैंने हेडिंग लिखा ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स को जानने से पहले, ऑपरेटर को जानने से पहले एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा A+B = 10, देखो ये रहा। ये क्या है? तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि सर ये एक समीकरण होता है, और इस समीकरण को ही हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो इसमें जो ऑपरेटर, देखो ये प्लस आपका क्या है, यही प्लस आपका ऑपरेटर है। इसी को हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं, अभी मैं समझाने वाला हूं। और यहाँ पे जो ए और बी है, ये आपके वेरिएबल हैं। ये आपके क्या है, वेरिएबल है। पर इसे हम लोग ऑपरेंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड्स बोलते हैं, ध्यान रखना। और ऑपरेटर ऑपरेंड्स का जो लॉजिकल कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये पूरा आपका एक्सप्रेशन बोला गया। क्यों? क्योंकि ए और बी को जोड़ेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो ऑपरेटर और ऑपरेंड्स के लॉजिकल कॉम्बिनेशंस को हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। तो इस छोटे से उदाहरण से आपको मैंने बहुत सारी चीजों को बताया है, पढ़ाया है। अब हम चलते हैं ऑपरेटर के बारे में, यहाँ लिखेंगे, नोट करके हम लिखेंगे कि ऑपरेटर की परिभाषा क्या है अगर हमसे पूछा जाए। तो ध्यान रखना, कोई भी एक्सप्रेशन जो होता है ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का संग्रह होता है। पर ध्यान रखिएगा, ऑपरेटर एक स्पेसिफिक सिंबल होते हैं जिनका उपयोग वेरिएबल और वैल्यू पर अंगगणितीय लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। तो हम बता सकते हैं जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर को स्पेसिफिक मतलब विशेष विशेष सिंबल कहते हैं। जो ऑपरेटर होते हैं वो स्पेसिफिक सिंबल होते हैं जिनका उपयोग, जिनका यूज वेरिएबल और वैल्यू पर अर्थमेटिक अंकगणिती और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है। बोलो, इतनी पॉइंट समझ में आ गया? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपने कहा जो ऑपरेटर होते हैं वो एक सिंबल होते हैं। जैसे इसमें देखो ये सिंबल है। अब आपने लिखा कहीं A*B। अब जो एस्ट्रिक है, देखो ये सिंबल है, इसे हम सिंबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सिंबल है गुणा का, इसे हम गुणा का सिंबल बोलते हैं। दैट्स मीन इसे हम कंप्यूटर भाषा में एस्ट्रिक बोलते हैं। तो आपने कहा ऑपरेटर को विशेष सिंबल कहते हैं जिनका यूज वैल्यू पर अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए होता है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। बोलो, कंफर्म है? चलिए, अब ध्यान में देना है कि ऑपरेटर में, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम बात करें ऑपरेंड्स की, तो थोड़ा सा मैं ऑपरेंड्स भी बता दूं। आपने कहा था A+B = 10, ठीक है? तो यहाँ पे हम नोट करके दोबारा लिखेंगे, कि इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, तो एबव एग्जाम्पल में
ए और बी वैल्यू या वेरिएबल हैं, चाहे इनको वैल्यू बोल दो चाहे वेरिएबल बोल दो, वेरिएबल हैं जिन्हें ऑपरेंड कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, ऑपरेंड्स कहते हैं। बोलो कंफर्म हो गया? अच्छा ध्यान रहे, ऑपरेंड ये चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें बदला जा सकता है, इसलिए इनको हम वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इन्हें बदला जा सकता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ एक नोट करके अगर मैं लिखना चाहूं तो जैसे आपने लिखा a प्लस बी इक्वल टू 10, यह एक्सप्रेशन है। यह क्या है? यह एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन का मतलब समीकरण है, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को हम लोग समीकरण बोलते हैं, क्योंकि हम बताते हैं एक्सप्रेशन को ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स का लॉजिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, का लॉजिकल कॉम्बिनेशन कहा जाता है, लॉजिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने कहा ए बी इक्वल टू 10, पर अगर हम बात कर लें, जैसे हमने लिखा 3 प्लस 7 इक्वल टू 10, तो देखो ये भी एक तरह का क्या है? ये आपका लिटरल है। अगर 7 है तो 7 को लिटरल कहते हैं। लिटरल का मतलब वैल्यू ही होता है, वैल्यू लिटरल। पर ध्यान रखना, अगर कहीं ऐसे लिखा जाए 7 3 प्लस, तो अब देखो ये एक्सप्रेशन नहीं है, इसे एक्सप्रेशन नहीं कहते, इसे एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपने कहा सर इसमें लॉजिकल कॉम्बिनेशन आते हैं। लॉजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब उनका एक आउटपुट आना चाहिए, और यहाँ पे कोई आउटपुट आएगा नहीं। तो ध्यान रखना, एक्सप्रेशन, ऑपरेंड्स और ऑपरेटर, इन तीनों को मैंने आपके साथ डिफाइन कर दिया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अच्छा, ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं तो एक जनरल टर्म पर अगर हम बात करें तो ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ नए लाइन से लिखेंगे, ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं। ऑपरेटर 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला देखो कौन सा होता है, जिसे हम कहते हैं यूनियरी यूनरी ऑपरेटर, UNARY, यूनरी ऑपरेटर। दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर, और जो तीसरा होता है वो होता है टर्नरी ऑपरेटर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बस ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जैसे कहीं इस तरह से लिखा हो, देखो इस तरह से प्लस ए, तो आपने कहा सर ये आपका कैसा ऑपरेटर है? तो ये यूनरी ऑपरेटर है। इसका मतलब इसमें केवल एक ऑपरेंड होता है, केवल एक ऑपरेंड। अभी ऑपरेंड पढ़े हो ना, वेरिएबल, एक ऑपरेंड होता है। तो ध्यान रखना, जिसमें केवल एक ऑपरेंड होगा उसे हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। बाइनरी का मतलब ए प्लस बी, इसमें दो ऑपरेंड होते हैं, इसमें दो ऑपरेंड्स होते हैं। अगर दो ऑपरेंड्स होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो, उसे हम बोलेंगे बाइनरी। और 3 ऑपरेंड्स इज कॉल्ड टर्नरी। इसमें 3 ऑपरेंड्स होते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं, यह इफ एल्स के स्थान पर यूज्ड होता है। ये इफ एल्स के स्थान पर यूज होता है। इफ एल्स जो होते हैं ये आपके स्टेटमेंट होते हैं, इन्हें स्टेटमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं भैया? स्टेटमेंट। आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इन्हें हम लोग स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा ध्यान रखना, जैसे हम एक उदाहरण इसका दे रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर का। इसका एक उदाहरण देखो इस तरीके से,
जैसे मान लो ये इस तरीके से इसका फॉर्मेट होता है। अगर कोई चीज ट्रू होगा, इफ यहां लिखा जाएगा एक्सप्रेशन, और फिर यहां लिखा जाएगा एल्स, और यहां होगा ऑन फॉल्स। ये इस तरह के फॉर्मेट को रखता है। अब इसका एक प्रोग्राम समझ लो। जैसे आपने कहा सर ये आपने क्या बना दिया है, तो ये मैं आपको बना दिया हूं फॉर्मेट ऑफ टर्नरी ऑपरेटर। इसे कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। जो टर्नरी ऑपरेटर होता है ये इसी फॉर्मेट को फॉलो करता है। हम बीच में एक कंडीशन देते हैं, ये एक्सप्रेशन देते हैं। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, अगर ये ट्रू हुआ तो इस वाले बॉडी पार्ट को हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो इधर को करेगा, है ना। मीन्स लेफ्ट राइट पोजीशन होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखा रहा हूं। चलिए एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल पहले लिख दूं, फिर इसको आइडियली पे आपके साथ रन कर दूं। जैसे मान लो हमने ए और बी दो आपका वेरिएबल लिया है, ए और बी दो वेरिएबल लिए हैं, जिसमें हमने 10 और 20 असाइन कर दिया। ठीक है, दो वैल्यू हमने असाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे इस टर्नरी ऑपरेटर के यूज से हम पता करेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो देखो हमने यहाँ लिखा मिन, मिन इक्वल टू हमने लिखा ए। इफ क्या है, कंडीशंस देना है, तो इफ में हम लिखेंगे ए लेस देन बी एल्स बी। इसका मतलब हमने कहा अगर ए बी से छोटा है, अगर ए बी से छोटा है, अगर ये ऐसा हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू, तो इसको रन कर देगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, मान लो ये फॉल्स है, तो ये इसको प्रिंट कर देगा। बोलो समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट मिन, मिन को प्रिंट कराएंगे तो ये लिख के दे देगा। तो इससे क्या पता चल रहा है, देखो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इससे हमें पता ही चल रहा है कि यहाँ a बराबर 10 है और b बराबर 20 है। तो जब इस प्रोग्राम में हम लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, कंडीशंस यहाँ चेक होगा। तो कंडीशंस क्या चेक होगा, a लेस देन b। इसका मतलब a लेस देन b का मतलब 10 लेस देन 20। इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि 10 छोटा है, a छोटा है। तो इधर वाला कंडीशंस प्रिंट हो जाएगा, मिन इक्वल टू ए आ जाएगा। ए का मतलब इसका आउटपुट 10 आ जाएगा। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आइए इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं आइडियली पर। चलिए आइडियली प्रोग्राम में ओपन करता हूं, और यहाँ पे मैं आपके साथ आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूं, लाइव प्रैक्टिकल कैसे हम इसको करते हैं, सीखते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल हम लेते हैं a कॉमा b, दोनों को साथ में साइन कर लेते हैं 10 कॉमा 20। इसका मतलब a में 10 चला गया, 20 में b में 20 चला गया। अब हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लिखते हैं। हम लिखते हैं मिन इक्वल टू, हमको a दे दो भाई, लेकिन कंडीशंस क्या है, तो यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं इफ, इफ क्या, a लेस देन b एल्स b, या तो यहाँ बी हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इसका मतलब है कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ पे मिनिमम ए वाला प्रिंट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होता तो मिनिमम यहाँ पे बी प्रिंट होता। चलो इसको प्रिंट करा लो। देखो जैसे मैंने प्रिंट किया, और यहाँ प्रिंट पे हमने लिख दिया कौन मिनिमम हमको बता दो। तो मिन कौन है, देखो 10 आ गया। और अगर इसी कंडीशंस को हम ऐसे लिख देते हैं, ध्यान रखो, ए इक्वल टू, सॉरी, ए कॉमा बी इक्वल टू, क्वेश्चन सेम है, 10 20, और यहाँ पे हम लिखते हैं हमको मिन बताओ, हमको मिन बताओ। और हम यहाँ लिख देते, देखो क्या लिखते हैं, मिन इक्वल टू ए इफ यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी, और एल्स बी, और यहाँ प्रिंट मिन। चलो अब देखो ये क्या है, यहाँ पे कह रहा है ए ग्रेटर देन बी। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो क्या ए 10 बी से बड़ा है, तो ए फॉल्स है, यहाँ बी प्रिंट होगा। तो बी का मतलब यहाँ आ जाएगा मिन इक्वल टू, देखो 20। इसका मतलब बॉडी एल्स पे चला गया, तो बॉडी कहाँ चला गया, एल्स पे। समझ गए कि नहीं मेरी बात को। क्योंकि एक कंडीशंस देखो, अगर एक कंडीशन फॉल्स है तो बी वाला उठा के प्रिंट कर दिया 20, अगर एक कंडीशन ट्रू होता तो ए वाला प्रिंट कर देता। तो इसी तरीके से हम इस टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। चलिए आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन लैंग्वेज। हम पाइथन लैंग्वेज में ऑपरेटर के टाइप को देखेंगे। एक हेडिंग हम लिखेंगे, हम एक हेडिंग लिखने वाले हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर
इन पाइथन प्रोग्राम। टाइप ऑफ ऑपरेटर इन पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम में ऑपरेटर की टाइप। अच्छा, हमें पता होना चाहिए यहाँ टोटल 7 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ 7 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में हमारे 7 टाइप के ऑपरेटर होते हैं। चलो हम उन 7 टाइप के ऑपरेटर के नाम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो नाम होगा, जैसे हम अभी पढ़ते चलेंगे देखते चलेंगे, हमने लिखा अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर, इसे हम लोग एक नाम और देते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर। फिर तीसरे नंबर पे हम लिखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। चौथे नंबर पे हम लिखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर। पांचवें नंबर पे हम लोग लिखेंगे बिटवाइज ऑपरेटर। एक एक के बारे में हम क्लास करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर्स। छठे नंबर पे हम लिखेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स। और सातवें नंबर पे हम लिखेंगे आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। तो टोटल 7 प्रकार के ऑपरेटर हैं। आप देख पा रहे हो कितने प्रकार के ऑपरेटर हैं? 7 टाइप के। बोलो कंफर्म है? तो चलो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में हेडिंग लिखते हैं। तो ये 7 ऑपरेटर हमें पढ़ना होगा और यहाँ से हमारे एग्जाम में कम से कम 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क्स मान के चलो आप, 3 से 4 मार्क्स। ठीक है, आइए आगे स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर हेडिंग लिखेंगे सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर। नाम से ही पता चल रहा है, अंक गणित। इसे कहते हैं अंक गणित। अरिथमेटिक को हम क्या कहते हैं? अंक गणित। समझ गए? अब इसमें हम जानते हैं क्या करते हैं, हम इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, मॉडुलस, एक्सपोनेंट इत्यादि अंकगणितीय गणनाएं इसमें की जा सकती हैं। इसमें निम्नलिखित ऑपरेटर्स होते हैं। इसमें भी आपके निम्नलिखित ऑपरेटर होते हैं। देखो सबसे पहला मैं लिख रहा हूं एडिशन। इसका सिंबल क्या होगा? इसका सिंबल प्लस का होगा। दूसरे नंबर पर हमने लिखा सब्ट्रैक्शन। आप ऐसे हमारे साथ लिखते चलो, इसका सिंबल डैश का होगा। फिर हम लिखेंगे तीसरा मल्टीप्लिकेशन। इसका सिंबल देखो ए होगा, एस्ट्रिक होगा। चौथे नंबर पर हम लिखेंगे डिवीजन। इसका सिंबल देखो दिस वन होगा। पांचवें नंबर पर हम लिखेंगे मॉडुलस।
इसका सिंबल एक परसेंटेज वाला होगा। छठे नंबर पर हम लिखेंगे एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट लिखेंगे, एक्सपोनेंट का सिंबल डबल एस्ट्रिक होगा। और सातवें नंबर पे हम लिखेंगे इंटीजर डिवीजन, इंटीजर डिवीजन, इसका सिंबल डबल फॉरवर्ड स्लैश होगा। बोलो क्लियर हो गया? इनका नाम जान ही रहे हो। इसे हम प्लस बोलते हैं, ये माइनस होता है, इसका सिंबल डैश कहलाता है, डैश। ये गुणा है, इसे हम एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं, इसे हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। इसे हम परसेंटेज बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। इसे हम घात बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके नॉलेज में मैंने लिख दिया कि किसको किस नाम से हम बोलते हैं। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा ध्यान रखना, इसमें जैसे आपने कहा कि सर हम दो वैल्यू को जोड़ सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, ये दो वैल्यू मैंने ले लिया। अच्छा अब इसमें देखो क्या होगा, सब में मैं यही वैल्यू ले लेता हूँ, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, यहाँ मैंने लिया a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, यहाँ हमने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, यहाँ मैंने लिखा a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, यहाँ मैंने लिखा a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, सपोज दैट, है ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे सबको। देखो ये मैं सॉल्व करते हुए चल रहा हूँ, ध्यान देना। अब मैंने कहा कि भाई प्लस है, तो आप जाहिर सी बात है हो जाएगा a प्लस बी। ये बताओ a प्लस बी करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस 5 इक्वल टू 15। यहाँ पे हो जाएगा देखो a माइनस बी, तो दूसरा वाला, दूसरे का मतलब राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड को माइनस होगा, तो 10 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 5। ये होगा a एस्ट्रिक b, दैट्स मीन 10 गुणे 5, दैट्स मीन 50। ये फॉरवर्ड स्लैश डिवीजन है, तो डिवीजन का मतलब हो जाएगा a फॉरवर्ड स्लैश बी 10 डिवाइड बाई 5। अब ध्यान रखना, अब ध्यान रखना, ये डिवीजन क्या करता है जानते हो, ये आपको हमेशा दशमलव में वैल्यू देता है। किसमें देता है, दशमलव में। तो दशमलव का मतलब ये दो ना आके 2.0 देगा, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा जो होता है डियर, इसको हम बोलते हैं कि ये दशमलव में, दशमलव में उत्तर देगा, दशमलव, दशमलव डिवीजन करेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखो मॉडुलस जो होता है, ए मॉडुलस बी, ये आपको रिमेनिंग देता है। ये क्या देता है, शेषफल, मॉडुलस शेषफल देता है, मॉडुलस शेषफल देता है। ध्यान रखना, शेषफल कैसे देगा इसको समझने की कोशिश करना। तो आपने कहा सर इसको डिवाइड करो, तो 10 को डिवाइड करोगे 5 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 मॉडुलस 5, दैट्स मीन 0 देगा। बोलो क्या देगा, 0। अब एक्सपोनेंट घात देगा, तो ये हो जाएगा a एस्ट्रिक एस्ट्रिक b, दैट्स मीन 10 की घात 5, दैट्स मीन कितना हो जाएगा, 10 की घात 5 करो तो 5 0 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5, ये आंसर हो जाएगा। कंफर्म है ना, कितने जीरो, 5 0। और यहाँ पे इंटीजर डिवीजन जो होता है, ये पूर्णांक भागफल देता है, पूर्णांक वैल्यू देता है। कैसा वैल्यू देता है, पूर्णांक। अब इसमें जब हम पूर्णांक की बात करेंगे तो देखो ऐसे 10 भागे 5, चलो इसमें पहले वेरिएबल साइड से लिख लो। आप लिखोगे ए फॉरवर्ड स्लैश बी, ये हो जाएगा 10 फॉरवर्ड स्लैश 5। अब पूर्णांक वैल्यू का मतलब 2, पूर्णांक वैल्यू का मतलब केवल 2। बोलो कंफर्म है, आगे बढ़ना चाहिए। आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। अब इस चीज को ध्यान रखना, अगर पूर्णांक पूर्णांक है तो पूर्णांक देगा, और अगर फ्रैक्शन फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन देगा।
और अगर एक फ्रैक्शन एक पूर्णांक है तो पूर्णांक देगा। इसको चलो हम लोग सॉल्व करते हैं और आइडियली पे चेक करके तब देखते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन इतना ही है। आइए मैंने आइडियली ओपन कर लिया है, यहाँ मैं आपके साथ सॉल्व करते चल रहा हूँ। मैंने a इक्वल टू 10 ले लिया है और या ऐसे कर लो a कॉमा b इक्वल टू 10 कॉमा 5। ए आ गया वैल्यू, ए में 10 बी में 5। तो सबसे पहले हम दोनों को जोड़ते हैं। तो जोड़ने का फार्मूला क्या होगा? एडिशन। आप लिखोगे ए, शॉर्ट में लिखो a प्लस बी। देखो 15 आ गया, जुड़ गया। a माइनस बी घट गया, देखो 5 आ गया। ये हम लोग वहां निकाले थे। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो a एस्ट्रिक b 50 आ गया। फिर आपने डिवीजन देखा था, a फॉरवर्ड स्लैश b कितना आया था बताओ डिवीजन हमारा? तो आपने कहा था सर ये जो होता है एक फ्रैक्शन में देता है, डिवीजन हमेशा किस में था? फ्रैक्शन में। तो 2 ना आके 2.0 आएगा। देखो 2.0 आ गया, फ्रैक्शन में आया। ये आप चेक करते रहना। देखो चेक करते हैं, 15 5 50 2, ठीक है। तो ये चेक करते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस रिमेनिंग देता है, तो हमने लिखा a परसेंटेज सिंबल लगेगा और b इसका मॉडुलस रिमेनिंग। तो रिमेनिंग देखो 0 आ गया, मैंने लिखवाया था। एक्सपोनेंट लिखेंगे। एक्सपोनेंट में हमने क्या लिखा था? अच्छा, एक्सपोनेंट वाले में एक गड़बड़ मैंने कर दिया। ये वैल्यू सुधार कर लो इसे, ये यहाँ 10 कर लो, ठीक है। ये वैल्यू 10 है, तो 10 की घात 5। तो इसमें 5 जीरो मैंने बढ़ाया था। तो हम लिखेंगे a, 2 बार स्ट्रिक रहेगा, स्ट्रिक स्ट्रिक b। अब देखो ये 5 जीरो आया कि नहीं आया? ठीक है। अब रही बात इंटीजर डिवीजन का, तो इंटीजर डिवीजन हमेशा पूर्णांक देता है। जैसे मैंने लिखा a डबल फॉरवर्ड स्लैश देन b, ये पूर्णांक में आएगा। वहां 2.0 आया था, केवल 2 आएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं बोलो? तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशन मैंने आपको बता दिया है। अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कार्य करते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि अगर हम बात कर ले इस वाले पॉइंट का, यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। इस पे भी कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, और बनते हैं तो आप उसे अच्छे से कर पाइए, सबसे जरूरी होता है। यहीं पे मैं सामने लिख के समझा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए ये बोर्ड ओपन हो जाए। आइए देखो यहाँ पे, है ना, ये हमेशा क्या करता है? इसे हम लोग कहते हैं इंटीजर। ये इंटीजर डिवीजन को करता है, पूर्णांक देता है। पर ध्यान रखना, अगर ऐसे लिखा होता, देखो जैसे आपने कहा सर 10 एक 5, तो ये पूर्णांक दे दिया 2, क्योंकि ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक है। पर अगर यहाँ ऐसे लिखा होता, देखो लिखा था 10.0 मॉडुलस 5.0, तो अभी पूर्णांक नहीं देता। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में है, तो ये फ्रैक्शन में ही देता, तो ऐसे देता। और अगर ये माइनस में लिखा था तो माइनस में देता। अगर कहीं लिखा था -11 मॉडुलस 3, तो इसका आंसर माइनस में ही आता। बोलो क्या आता? तो आपको पता है ना, -11 और 3, तो 3 चौक 12। इसका आंसर क्या आएगा? अभी इसको चेक करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। और एक चीज और देख लो, अगर एक वाला माइनस में दिया है, दूसरा प्लस में दिया है, सॉरी, अगर एक दशमलव में दिया है ऐसे और दूसरा वाला, ये सारे भी चेक करते हैं आपके सामने, और एक दिया है नॉर्मल में ऐसे, तो भी इसका आंसर 2 ना के पॉइंट में आएगा। इसका मतलब अगर एक भी फ्रैक्शन दिया है, अगर दोनों फ्रैक्शंस दिए हैं तो फ्रैक्शंस में देगा। अगर एक फ्रैक्शंस में दिया है तो भी फ्रैक्शन में देगा। अगर दोनों इंटीजर में दिए हैं तो इंटीजर में देगा। ये काम ही करता है। बोलो कंफर्म हो गया? तो चलो इसको एक बार ट्राई कर लें, देखते हैं इसका आंसर क्या क्या आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लें a कॉमा बी इक्वल टू, क्या लिख लें? 10.0 कॉमा 10.0 कॉमा 5.0। देखो ये मैंने असाइन कर दिया। अब हम इसी पे क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो जैसे मैंने लिखा a कॉमा बी, सॉरी a कॉमा बी, अब दोनों पॉइंट पॉइंट में है,
तो देखो ये पॉइंट में दे दिया। और अगर हम यहाँ ऐसे डिवाइड कर दें, मान लो 10.0 डिवाइड फॉरवर्ड डबल स्लैश 5। अब एक देखो फ्रैक्शन में है तो भी फ्रैक्शन में देगा। अगर -11 दिया है और डिवाइड बाई 3, तो इसका आंसर कितना दे रहा है देखो, -3.66। ध्यान रखना, तो ये माइनस में दे रहा है, तो इसका आंसर आ गया ना यहाँ पे, कि आपका आंसर यहाँ जो हम लोग कह रहे थे क्या आएगा, तो ये आ गया, क्या आ गया, -3.666 समथिंग समथिंग। क्लियर हो गया? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और अगर इसकी बात करें, देखो ये हमेशा पूरा वो इंटीजर, ये जो सिंगल फॉरवर्ड स्लैश होता है, इसका आउटपुट हमेशा दशमलव में ही आता है। ये ध्यान रखना। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा a, b इक्वल टू, हमने लिखा 10.0, 5.0, तो ये हमेशा किस में देगा, ये हमेशा आपको फ्रैक्शन में ही देगा। जैसे a भागे b, तो देखो ये हमेशा फ्रैक्शन में देगा। तो चाहे पूर्णांक हो या वो पॉइंट में हो, वो हमेशा फ्रैक्शन में ही देगा। ये आपका होता है, ये ऑपरेटर मैंने सब डिस्कस कर दिए हैं, और आई होप आपके समझ में आया भी होगा। एक बार रिवीजन कर लेना, जहां डाउट होगा वहां पे डिस्कस कर लेना। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स पर हमने काम कर लिए हैं और ये सारे पॉइंट्स आपको डिस्कस करा दिए गए हैं। तो आई होप अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके समझ में आया होगा। और अब अगर हम बात करेंगे तो दूसरे ऑपरेटर की मैं बात करूंगा, और वो ऑपरेटर आपका होगा रिलेशनल ऑपरेटर। चलिए, अब दूसरा जो हेडिंग हम लिखेंगे उसका नाम होगा रिलेशनल ऑपरेटर, या इसी को हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या कहते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर इसका नाम होता है। तो आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, बाकी इसके बाद है ना कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।